वेलकम टू स्किल शॉट। हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेशन के साथ, दैट इज एफएक्यूज ऑन इंटरव्यू। तो आज हमारे साथ है सीए अमृता जैन। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है मेरे लिए। मेरी बड़ी बहन है और मुझे हमारे फैमिली की पहली सीए है, और इन्हीं की वजह से मैं सीए मैंने लिया था और इन्हीं ने मुझे अकाउंट्स पढ़ाया था। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपनी सिस्टर की वजह से हूँ। तो आज मैं उनको वेलकम करती हूँ और मुझे बहुत खुशी के साथ मैं वेलकम करना चाहती हूँ अपनी सिस्टर को, जो सीए है, सीएस है, दिशा क्वालिफाइड है, रैंक होल्डर है, गोल्ड मेडलिस्ट है सीए में, सेकंड ग्रुप में ईस्टर्न इंडिया में टॉपर रह चुकी है, टीबी रिसाई में इन्होंने काम किया है। तो काफी अच्छा प्रोफाइल है इनका। और ना केवल ये मेरे को इंस्पायर करेंगी, लेकिन इस सेशन के बाद आप सबको इंस्पायर करने वाली है। तो ये सेशन शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। काफी रेलेवेंट रहने वाला है ये सेशन, काफी कुछ सीखने मिलने वाला है आप लोगों को। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन, जिसका नाम है एफएक्यू ऑन इंटरव्यू। तो अमृता जी काइंडली स्टार्ट कीजिए। इसके बारे में आप अपने बारे में भी कुछ बताइए और आप सेशन स्टार्ट कीजिए प्लीज। Okay, thank you, CA Rupa Jain, for such warm welcome. And wonderful to meet so many people today on FAQ on interview. I know interview from day one till today. Everybody, no matter how much experience you have, चाहे जितना भी आपके पास experience हो, आपको कभी ना कभी nervous breakdown तो जरूर देती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो प्रेपरेशन है वो उतना मैच नहीं कर पाता। तो मैं आपको थोड़ी सी मदद कर दूंगी कि आपका प्रेपरेशन कैसा होना चाहिए कि आप फोकस कर सके बेसिक जो नीड्स पे है, कि क्या जरूरत है हमको उसको फोकस करना होगा। तो हम सोचते हैं कि हमारा इंटरव्यू जो है वो तब स्टार्ट होता है जब वो सामने वाला पर्सन हमको बुलाता है ऑफिस केबिन में और हम उसके सामने बैठते हैं, तब से इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो मैं आपकी थोड़ा सा एनहांस कर दूं इस चीज को। ये नॉलेज है कि आपका इंटरव्यू आपके सीवी या रेज्यूमे से स्टार्ट हो जाता है। आपका सीवी या रेज्यूमे इंटरव्यूअर बहुत अच्छे से पढ़ता है और उसके बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। तो इसीलिए आपका जो सीवी या रेज्यूमे है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके इंटरव्यू के लिए। वो हाफ वर्क कर देता है आपका। तो एक तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत जन बायोडेटा लिखते हैं। प्लीज बायोडेटा मत लिखिए। बायोडेटा इज बायोलॉजिकल डेटा जो आपकी शादी में जाता है। आपका बायोलॉजिकल डेटा बिल्कुल नहीं चाहिए इंटरव्यूअर को। उनको या तो सीवी चाहिए या रेज्यूमे चाहिए। सीवी थोड़ा एनहांस होता है, दोनों भी आप यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पर बेसिकली सीवी जाता है। सीवी में थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड ज्यादा रहता है। और सिंस आप अकाउंटेंट हो तो अकाउंटेंट को सीवी ही देना चाहिए, क्योंकि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ज्यादा होगा कंपेयर टू, और जिनका वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा है वो आपका अपना रिज्यूमे भी दे सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो फर्स्ट थिंग आता है आपका सीवी। आप जितना हो सके अपने सीवी में ट्रूथफुल रहिए। जितना आप सच्चाई लिखोगे सीवी में, और आपको सीवी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी फ्रेंड को कह दिया कि यार मेरा सीवी बना दे, तेरा सीवी बहुत अच्छा लग रहा है, सेम टू सेम कॉपी कर दे मेरा। तो दिस इज अ ब्लंडर। अच्छे से अच्छे कंपनी में सीवी सिलेक्ट होने के बावजूद भी आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। उसका कारण यही है कि आपको खुद को नहीं पता होता कि आपके सीवी में क्या लिखा होता है। सपोजिटली अगर आपके फ्रेंड के सीवी में लिखा हुआ है कि वेल वर्सेंट विद जीएसटी, और आपको जीएसटी का बेसिक्स भी नहीं पता, तो इतना ट्रिकी क्वेश्चन जीएसटी से पूछ लिया जाएगा दो तीन कि आप वही इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। तो इसीलिए आप जो भी सीवी बना रहे हैं उसको अपने अकॉर्डिंग बनाइए। और जो कुछ, अगर मान लीजिए आपको जीएसटी का नॉलेज नहीं है, तो आप बेसिक नॉलेज ऑफ जीएसटी लिखिए और उसके साथ थोड़ा प्रिपेयर करके जाइए। जरूरी नहीं है कि सबको सारा नॉलेज हो सकता है कि आपने कोई काम किया हुआ हो पहले, लेकिन अब आप उसको याद नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि बहुत जन मर्जर एक्विजिशन का एंट्रीज करते हैं अकाउंट्स में। कभी ना कभी आया होगा लाइफ में, पर याद नहीं रहता है। 4-5 साल के बाद कोई पूछेगा तो याद नहीं रहेगा। तो आप क्लियरली उसको बता दीजिए कि आई वर्कड ऑन दिस इशू 4 to 5 years बैक, आई विल रिवाइज एंड डू इट अगेन। बी एज मच एज ट्रूथफुल एज यू कैन। सबसे फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो इंटरव्यूअर देखता है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, आप कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो। सो वेन एवर यू गो इन फॉर्मल्स। फॉर मेन इट इज शर्ट, trousers and formal shoes. Of a woman it can be a sari or a suit or a formal coat or pant shirt.
एनीथिंग. सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली फर्स्ट थिंग, आपको अगर कोई सिलेक्ट करेगा तो आपका कपड़ों से ही आधा सिलेक्शन हो जाता है. यू शुड गो इन फॉर्मल्स. फॉर्मल्स बहुत जरूरी है इंटरव्यू के लिए. आप इंटरव्यू में कैजुअल कपड़े पहन के बिल्कुल मत जाइए. कैजुअल कपड़े में वही सिलेक्ट होता है जो 100% श्योर है कि उसका तो सिलेक्शन कोई और रीजन से हो ही रखा है. तो प्लीज आप बिल्कुल फॉर्मल्स में जाइए. कैजुअल्स में आप कभी मत जाइए, वरना आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता. स्पेशली जो बड़े बड़े फर्म है वो नहीं लेंगे आपको. मीडियोकर फर्म, स्मॉल फर्म को अच्छे काम करने वाले चाहिए होते हैं, तो वो शायद इतना ध्यान नहीं दे. पर आज के डेट में मोस्टली पीपल इन सब चीजों पे जरूर ध्यान देते हैं. जब आप एंटर कर रहे हो, एंटर करते वक्त आप एटिकेट शो करो. चाहे वो आपको अंदर बुलाया हो, बोल दिया हो कि बाहर से कोई ना कोई बोल के जाता है इट्स योर टर्न, जस्ट डोंट गेट इन टू द रूम. Knock at the room, even if the room is open. Knock at the room, sir, ma'am, can I please enter? And then stand for a pause for a second. वहां चेयर के पास खड़े रहिए. वो बोले प्लीज सिट, तब आप बैठिए. एकदम से आप चेयर खींच के बैठ मत जाइए. दीज आर बेसिक एटिकेट्स जो सारे लोगों को इंटरव्यू में ध्यान रखना चाहिए. अब उसके बाद जब आप बैठ जा रहे हैं तो जनरली जो होता है, इंटरव्यूअर आपको थोड़ा काम डाउन करने के लिए, या कई बार इंटरव्यूअर आपको देखने के लिए कि आप कितना प्रॉम्प्ट आंसर देते हो, वो तुरंत पूछता है टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो ये एक बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन भी है और एक ट्रिकी क्वेश्चन भी है. हेल्पफुल ऐसे है कि आप उसको अपने बारे में जो बेस्ट है वो बता सकते हो. जो अपने बारे में बेस्ट है, जो हो सकता है इंटरव्यू चूक गया हो, अगर आपका सीवी बहुत बड़ा है तो अपना नाम बताइए, माई सेल्फ सो एंड सो. उसके बाद अपने बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल बताइए. अगर आप जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट में है तो अपना क्वालिफिकेशन चालू कीजिए, अगर आप नया जॉब. और अगर आप कोई सीनियर पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना क्वालिफिकेशन पोस्ट. ये चीज ध्यान रखिए कि जो भी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपका जवाब होना चाहिए. अगर जॉब प्रोफाइल है कि अकाउंटेंट वेल वर्सेंट विद जीएसटी, तो आपके प्रोफाइल में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसको प्रूव कर दे कि आपको जीएसटी का पूरा नॉलेज है. क्योंकि आज के डेट पे अकाउंटेंट ही है जो जीएसटी की मोस्टली फाइलिंग करता है. सीए हर एक कंपनी नहीं अफोर्ड कर पाती है क्योंकि जीएसटी फाइलिंग हर महीने हो रही है. तो उनको अकाउंटेंट ऐसा चाहिए जो जीएसटी का वर्सेंट हो. तो आपको प्रोफाइल अच्छे से स्टडी करना है. जो प्रोफाइल में चाहिए वो आपको उनको देना पड़ेगा. तो अभी तक हमने ये जाना कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सीवी. सीवी में कुछ भी गलत नहीं डालना है, वरना आप वहीं इंटरव्यू में फेल हो जाओगे. देन योर अटायर, योर पर्सनालिटी. आप क्या कपड़े पहन रहे हो और उसको कैसे कैरी कर रहे हो. बहुत जन ऐसे कपड़े पहन जाते हैं जिसको कैरी नहीं कर पाते, तो उसको कैरी करना बहुत जरूरी है. आप बहुत ही आराम से जाइए, आपको अपने बारे में बताना है, पर वो बताना है जो सामने वाले को सुनना है. इंटरव्यू इज नॉट व्हाट वी आर. इंटरव्यू इज व्हाट द अदर पर्सन वांट्स फ्रॉम अस. हम हमारे पास हो सकता है बहुत सारा है, लेकिन ये भी है कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो वो स्पोर्ट्स में भी आप बताइए जरूर. इससे पता चलता है कि आप कितने ज्यादा एक्टिव है. आपका एक्टिव होना कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी चीजें ऐसी भी बतानी होती है जो कि आप कंपनी को हेल्प करेगी, मोटिवेट करेगी कि हाँ आपको ले. तो इसमें स्पोर्ट्स भी आता है. दूसरी चीजें, जो चीजें हेल्प करे, तो आपको अपने बारे में जानना है. सिट 2 days बिफोर, आराम से प्रिपेयर कीजिए. हॉबीज भी डालते हैं उसमें. हॉबीज में प्लीज सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग अवॉइड करके कोई गेम्स डालिए. चेस, क्रिकेट या ऐसी चीज कोई डालिए. ऑब्वियसली सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग कोई खराब चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है. लेकिन क्या होता है ना कि सामने वाले का परसेप्शन आपको लेके ऐसा हो जाना चाहिए कि आप इन्वॉल्व रहते हैं चीजों में. डांसिंग में भी आपने अगर अपना कोई अच्छा करियर बना लिया है कि मैं डांस में भरतनाट्यम करती हूँ या ऐसा कुछ करती हूँ कि हाँ जो इफेक्टिवली मेरे ग्रोथ के लिए, तो इंसान अगर अपना ग्रोथ कर रहा है तो अपनी कंपनी का भी ग्रोथ करेगा. तो आपको सीवी को बहुत ध्यान से प्रिपेयर करना है. जूनियर अकाउंटेंट के लिए वो सबसे पहला बात पूछते हैं कि आपको एक्सपीरियंस का क्या कमी है. तो ये देखिए, आपको प्रूफ करना होगा सर कि ये एक्सपीरियंस जो है वो मुझे वर्क करने से आएगा. एंड सिंस आई एम अप्लाइंग फॉर अ जूनियर अकाउंटेंट, और उसके बाद अपना एकेडमिक्स बताना होगा कि मुझे जब भी जो भी काम दिया गया मैंने उसको परफेक्टली किया है. फिर चाहे वो आपको वर्क कल्चर में मिला हो चाहे वो बाहर मिला हो, तो आपको ये प्रूफ करना है. ये सवाल आता ही है कि बिना एक्सपीरियंस के हम आपको कैसे ले लें. तो ये सवाल से बिल्कुल मत घबराइए आप. एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आपको वर्क एक्स ही हो.
वर्क एक्सपीरियंस ही हो, आपको अपने बारे में प्रूव करना होगा कि मुझे जब भी जो भी काम मिला है मैंने उसको परफेक्टली किया है, चाहे वो लीडरशिप क्वालिटी दिखानी हो या कुछ भी दिखाना हो। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब आता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन तो आपने बता दिया कि टेल मी अबाउट टेल मी योरसेल्फ। अबाउट योरसेल्फ। हाँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बताइए, तो उसके हाँ, बारे में क्या? एक्चुअली स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है ना, वो भी एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। स्ट्रेंथ तो आपके पास बहुत होगी, हम्म। बी ट्रूथफुल, अगेन आई एम टेलिंग यू, बी ट्रूथफुल। अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, हम्म। मुझे स्ट्रेस नहीं होता है, वो आपको इमीडिएटली वहीं पे ऐसा सवाल पूछेंगे कि आपको गुस्सा आ जाएगा, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेंथ में आप हार्ड वर्किंग हो, इस तरह के, अगर आपको गुस्सा नहीं आता है, जेन्युइनली नहीं आता, तो आप बता दो कि मुझे बहुत रेयरली गुस्सा आता है। लेकिन आपको वीकनेस भी ऐसे बतानी है कि वो जाके आगे आपका स्ट्रेंथ प्रूफ हो। जैसे कि मुझे काम, अगर काम के, जब मेरे पास काम होता है मुझे स्ट्रेस हो जाता है, जब तक मैं कंप्लीट ना कर लूं मैं दूसरी चीज को हाथ नहीं लगा पाता हूँ। तो ये क्या है, ये स्ट्रेंथ की जगह पे आपका, ये वीकनेस की जगह पे आपका स्ट्रेंथ हो गया कि अगर आपके पास काम का प्रेशर आएगा तो आप काम को ही पहले लोगे। तो अपने वीकनेस को ऐसे दिखाना कि वो आपका स्ट्रेंथ हो जाए। आपका गुस्सा आता है, पर वो आप, जब आप, मुझे गुस्सा आता है बहुत जल्दी से, पर अगर मैं 2 मिनट काम डाउन कर लूं, आइस क्लोज कर लूं, मेडिटेट कर लूं, तो मेरा गुस्सा चला जाता है। तो अपने वीकनेसेस को सिर्फ बता के खत्म नहीं करना है, आप अपने वीकनेस को हैंडल कैसे करते हो वो बताना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ स्ट्रेंथ बताना जरूरी नहीं है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को दोनों को ही बताना है, और वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कैसे करते हो वो बताना ज्यादा जरूरी है। हर एक की वीकनेस होती है, वो आप अपना वीकनेस आइडेंटिफाई कर लो। किसी को नर्वस ब्रेकडाउन होता है, बहुत लोग होता है ना, मेरे को थोड़ा वीकनेस हो जाता है, जैसे अभी मेरे को बोल देना कि अभी जैसे इंटरव्यू हो रहा है, मुझे कोई नई चीज में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, मैं ऐसे ना कांपने लग जाते हैं बहुत लोग। तो फिर मैं आधा एक गिलास ठंडा पानी, सर मुझे आधा गिलास ठंडा पानी दीजिए, आई बी ऑल राइट। तो आप तुरंत वो ठंडा पानी पी के अगर ऑल राइट हो जाते हो ना, तो दे, इट शोज दैट यू आर वर्किंग ऑन योर वीकनेस, कि आपका वीकनेस जो है आपके कंट्रोल में है। तो इसीलिए स्ट्रेंथ के बारे में तो बोलना है, साथ में वीकनेस को आप कैसे ओवरकम करते हो वो भी बोलना है, सिर्फ वीकनेस बोल के रुक नहीं जाना। तो एक तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में हमने जाना, और एक चीज होता है ना कि काफी लोगों के करियर में बहुत गैप होता है, तो वो हाँ। कैसे वो हैंडल करे, क्योंकि काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे मैम मेरा हाँ। करियर में गैप है, तो हम कैसे ओके। आंसर दें? तो वो करियर में अगर गैप है तो उसका रीजन, जैसे फीमेल के लिए करियर गैप होता है शादी, बच्चा, ठीक है। फीमेल हम्म। का मैं बहुत एग्जाम्पल ऐसा दूं कि एज अ पर्सन, अगर मैं भी किसी इंटरव्यू में जाऊं तो इंटरव्यूअर मुझे वापस दोबारा इस बात पे क्वेश्चन नहीं करेगा। मैं बोलूंगी सर मेरी शादी हुई थी, मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसके बाद मेरा बेबी हुआ था, अप टिल 5 इयर्स जब तक वो अपने हाथ से खाना खाने नहीं लगा, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हुआ, तब तक मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेनी थी। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और को नहीं देती हूँ। अब जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी दादी ने ले ली है या किसी ने ले ली है, तब मैं पूरी तरह से अपना काम रिस्पॉन्सिबली कर सकती हूँ। तो अब मैं ऑफिस को पूरा टाइम डेडिकेट कर सकती हूँ। तो ये फीमेल के लिए तो मैं ये आंसर दूंगी कि अगर वो शादी होता है या बच्चा होता है इस वजह से वो गैप लेते हैं, कभी भी कोई नेगेटिव आंसर मत दीजिए। जैसे आपके ससुराल वालों ने आपको रोक रखा था, तो मत दीजिए ये आंसर, ये आंसर आपके खिलाफ जा सकता, ठीक है ना। यू हैव टू टेक ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर। आप किसी और के कंधे पे बंदूक रख के मारोगे तो कंपनी या फर्म में कोई भी आपको नहीं लेगा। तो ये यही लगेगा कि यार इसको, ये कुछ गलती करेगा तो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के मारेगा। ऑलवेज ट्राई टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर वो अगला सवाल आएगा, अगर अभी तक नहीं अलाउ किया तो अब कैसे करेंगे, फिर आगे भी अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप तो काम के बीच में हमको छोड़ के चले जाओगे। तो ये सारी चीजें अगर आप दूसरों के कंधे पे बंदूक मारोगे ना, तो फिर वो क्या है, आगे ऐसे आगे वो क्वेश्चंस का सिलसिला बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं आपका खुद का नर्वस ब्रेकडाउन आ जाएगा कि अब मेरे से और सहन नहीं हो रहा। तो इट्स बेटर कि टेक योर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसा कुछ सोच के जाइए। ये हुआ फीमेल्स का बात। मेल में जनरली ऐसा बहुत रेयर होता है कि वो उनका कोई वर्क में ब्रेकडाउन आए कि नहीं कर रहे हैं, और अगर वो करते भी ऐसा तो फिर वो कोई ना कोई एडुकेशन वाइज ही लेते हैं, कि या तो वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या वो अपना डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। अगर वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसकी वजह से वो जॉब नहीं कर रहा, तो उसको ये बताना होगा कि मैं साथ साथ अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अदर जॉब्स भी कर रहा था, ऑनलाइन में फ्रीलांसिंग का काम कर रहा था, मैं एकदम से घर में नहीं बैठा था।
राइट। 100% ट्रूथफुल होना भी जरूरी नहीं है, पर कुछ ना कुछ आपको करना, तो कुछ ना कुछ तो आपने किया ही होगा ना। उसको बताइए दैट आई वाज नॉट सिटिंग आइडल, आई वाज नॉट सिटिंग ऑन एनीबडीज किसी के भरोसे, किसी के सहारे नहीं था मैं। आई वॉज वर्किंग एंड देन आई वॉज डूइंग फॉर समथिंग फॉर माई डेवलपमेंट ऑल्सो। और फिर ये बताना कि कैसे आपकी जो पढ़ाई है उसकी वजह से आपका कितना ग्रोथ हुआ है। क्योंकि देखिए, चाहे हम आईएएस के एग्जाम्स दे या कोई भी ऐसे एग्जाम थे, तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सब कुछ पढ़ना पड़ता है। और इस पढ़ने के प्रोसेस में यू लर्न अ लॉट, इतना कुछ सीख जाते हैं ना, दैट यू स्टार्ट आपका एक सोचने का तरीका बदल जाता है, बहुत कुछ बदलाव आ जाता है आपके अंदर। वो बदलाव को प्रूव करना होगा। राइट। और काफी लोगों से ये पूछा जाता है कि आपने प्रेशर सिचुएशन कैसे हैंडल किया है, कुछ एग्जांपल दीजिए, या कैसे वो हम्म। मतलब बताए, आंसर कैसे दे प्रेशर सिचुएशन रिलेटेड कुछ भी अगर। प्रेशर सिचुएशंस में वो ये बता सकते हैं कि जैसे जीएसटी वगैरह की फाइलिंग हो गई, या फिर उनको मिनट्स बनाना हो और तुरंत के तुरंत मिनट्स, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि उन्होंने कैसे उसको हैंडल किया। वो शांति से बैठे 2 मिनट, उन्होंने अपना पूरा प्लान चॉक आउट किया कि उनको कैसे करना है, फिर उन्होंने अपना काम को डेलीगेट किया, 2 लोगों से करवाया, और फिर साथ में प्रेजेंट किया। तो जब प्रेशर सिचुएशन होता है ना, तो इंसान का ब्रेकडाउन हो जाता है, वो कर नहीं पाता है काम। तो राइट। आपको ये है कि आप ये बोलो कि हम मैं आई टुक अ 2 मिनट्स ब्रेक टू अंडरस्टैंड हाउ टू एग्जीक्यूट द प्लान प्रॉपरली। तो उन्होंने अपना एक प्लान चॉक आउट किया, वो प्लान के बेसिस पे उन्होंने अपना काम को डेलीगेट किया, दूसरे लोगों को हैंड ओवर किया, और फिर उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लेके वो काम कंप्लीट करके दिया। तो इस तरह का आपको जवाब रेडी करके देना पड़ेगा। वो सिचुएशनल है, वो राइट, इट इज जिस तरह का सिचुएशन। सीए है उस हिसाब से, सीए या अकाउंटेंट है या कोई दूसरा जॉब है। एक और प्रॉब्लम आता है कि कोई कोई लोग 1 ईयर में या 6 मंथ में जॉब स्विच करते हैं, तो हाँ। उनको क्या, कैसे वो आंसर देंगे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब आप सीवी देखते हो इतना जॉब स्विच हो जाता है ना, कि हम हम्म। लोग उसको लेने में थोड़ा हिचकते हैं कि कैसे ले ले उस कैंडिडेट को। तो उससे ये पूछा जाता है कि क्या हाँ हाँ। क्या रीजन है, कैसे कैसे वो मतलब जस्टिफाई कर सकता है ये चीज को। देखिए, ये सी दिस इज अ वेरी ट्रिकी एंड अ वेरी नेगेटिव क्वेश्चन। आप अपने बारे में बताओगे तो भी नेगेटिव है, सामने वाली फर्म के बारे में बताओगे तो भी नेगेटिव है। तो हम्म। इसको बहुत स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है। हम्म। जैसे किसी किसी का क्या है, एम्प्लॉयर बहुत बहुत राइट। रूड होता है, होता है। बदतमीजी से बात करता है। तो हम्म। वो उनको ये बोलना होगा कि टाइमिंग इशू था, कि मैं टाइमिंग मैच नहीं कर पा रहा था, कि उनका लेट आवर्स पे ज्यादा काम होता था। कुछ ऐसी बातें बतानी होगी कि जो अपने फेवर में चली जाए, सामने वाले के अगेंस्ट में भी नहीं बोलना, और अपने आप को भी बचा के चलना है। तो इस तरह की कुछ बातें करनी होगी कि वहां का वर्क प्रेशर में से वर्क टाइमिंग मैनेज नहीं हो पा रहा था, मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, या फिर सैलरी रिक्वायरमेंट मेरी ज्यादा थी, मैं अपने फैमिली की सैलरी रिक्वायरमेंट उस सैलरी से मैं अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे चेंज करना पड़ रहा है। तो इस तरह के जवाब जो आपको भी सेफ रखे और सामने वाले की भी बुराई ना करे। बेसिकली राइट। एज अ होल अगर आप पूरा क्रक्स देखोगे ना, तो आपको हर तरह की नेगेटिविटी को अवॉइड करना है। राइट। और कुछ नेगेटिव है तो उसको ऐसे बोलना है कि सामने वाले को उतना नेगेटिव लगे ना। तो ये मेन है इंटरव्यू में कि हम लोग को हाँ, नेगेटिविटी को जितना हो सके अवॉइड करना अवॉइड है। करना है। तो यस। बेसिकली अभी आप सैलरी रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कैसे हम नेगोशिएट करें अपना सैलरी। हाँ सैलरी बोलो। का ना आपको पहले पता करना चाहिए कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है। क्योंकि हो सकता है कि आपको 10,000 रुपये सैलरी मिल रही थी, लेकिन अब आपको 25,000 के लिए अप्लाई करना है। तो एक तो आपने कुछ अपना डेवलपमेंट किया हो, या 10,000 में काफी टाइम काम कर लिया हो, साल 2 साल काम कर लिया हो, आपको ग्रोथ चाहिए लेकिन मिल नहीं रही है, तो आप 25,000। और एक सैलरी हमेशा इंडस्ट्री वाइज आपको, या उस पोजीशन पे पहले कितनी सैलरी मिली है, वो सैलरी आपको नोट करके जाना होगा, वो आपको कैसे भी करके पता करना होगा। ये आप नहीं बोल सकते कि आपने इससे पहले भी तो पहले वाले एम्प्लॉय को तो 20-25 हजार दिया था, मुझे भी नहीं। राइट। तो आपको अपना बताना होगा कि एज पर माई वर्क प्रोफाइल, मेरा पहले वर्क प्रोफाइल जो था उसके हिसाब से 10,000 वॉज नॉट सफिशियंट, बट स्टिल आई वॉज वर्किंग टू माई लेवल बेस्ट, बट आई वॉन्टेड ग्रोथ विच आई वॉज नॉट गेटिंग इट देयर, इसीलिए मुझे एक सैलरी हाइक भी चाहिए। और एज पर जो रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनी का, जो आपका जॉब प्रोफाइल है, उसमें आई बिलीव दैट दिस शुड बी द मिनिमम सैलरी। ओके। तो आप अगर टाइट डेडलाइंस है तो टास्क को कैसे हैंडल करते हैं, ऐसा करके कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या प्रेफर करोगे कि कैसा आंसर देना चाहिए?
then you have to say that I decide my priorities. अगर हम्म। टाइट डेडलाइन है, जैसे कि आज लास्ट डेट है, मुझे एक मीटिंग है, उसके मिनट्स रिकॉर्ड करने हैं, जीएसटी के रिटर्न के लिए मुझे सीए को सारे डिटेल्स भेजने हैं, और टीडीएस का भी मुझे सारा निकालना है, और आज ही उसका डे है। तो एक तो पहली बात है, काम डाउन, एंड जो हाथ में पहले हो सके, जो इजिएस्ट है उसको करो। उसके लिए आपको प्रायोरिटीज डिसाइड करने पड़ेंगे। जैसे जीएसटी का डिटेल्स निकाल के देना, सेल और परचेज ऑलरेडी उधर होते हैं, तो बस आप सेल और परचेज का प्रिंट लेकर आप उसको सीए को भेज दो। इस तरह से आपको प्रायोरिटीज डिसाइड करना होगा कि जो काम आपसे सबसे जल्दी हो सके और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे जीएसटी का डेट, लास्ट डेट आज ही है, तो सबसे पहले आपको जीएसटी का करना होगा। टीडीएस का कल है, तो आप ये कोशिश करना कि टीडीएस का उसके नेक्स्ट हो सके। मिनट्स मीटिंग कल ही प्रिंट होनी है, तो आपको है ना प्रायोरिटीज डिसाइड करना होगा, अपने काम को जितना, अगर इफ पॉसिबल डेलीगेट करना होगा टू अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और देन आपको उसको वापस रीचेक करना होगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि मैं आपको हायर क्यों करूं, ये वाला पूछा जाता है, और लोग बोलते हैं मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं इसका ये हूँ, मैं नहीं नहीं नहीं, ये सब हार्ड वर्किंग और ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्ड वर्किंग सभी बोलते हैं। सो उसको देखिए, यहाँ पे सीवी का, और मैंने जो फर्स्ट थिंग कहा था आपको, जॉब प्रोफाइल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे हम्म। अगर कहीं पे सीनियर अकाउंटेंट का रोल आया और मैंने कहा कि उसको जीएसटी में एडवांस लर्निंग होनी चाहिए, हम्म। उसको टीडीएस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं ये सब कुछ पता होना चाहिए, तो फिर उसको एक क्रक्स बनाना होगा, उसका जॉब प्रोफाइल उसके दिमाग में होना चाहिए। जो भी उसका जॉब प्रोफाइल है ना कंपनी का, वो आपके हेड में होना चाहिए सब कुछ। और देन आप उससे कंपेयर करोगे कि ये काम मेरा किया हुआ है, या ये काम मुझे आता है, या ये काम मैं सीख सकता हूँ बिकॉज मेरा इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ एडवांस लेवल पे सीखा हुआ है। तो आपको जॉब प्रोफाइल में दे विल ओनली हायर यू इफ दे यू आर वर्थ इट। अगर आप उस काम के लायक हो तभी हो। आप हार्ड वर्किंग हो या कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। वो हार्ड वर्किंग हो या नहीं, या कुछ भी नहीं हो, वो आपके सीवी सब कुछ बता देता है। प्रीवियस कंपनी आपने क्यों छोड़ी, वो कैसे आंसर थे? काफी बेसिकली लोग पूछते हैं ऐसा। वो मेन आंसर यही होता है, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए और छोड़ी। नया सीखना था मुझे। अच्छा। तो आप। बहुत आई वॉज फीलिंग स्टक कि मैं इससे ज्यादा सीख नहीं पा रहे थे, तो इसके लिए मुझे और सीखने के लिए और ग्रो करने के लिए, और उसके अलावा बहुत पोलाइटली सर, सैलरी इज ऑल्सो अ वेरी बिग पार्ट, बिकॉज आफ्टर ऑल सबको अपने घर का सोचना ही होता है। तो दिस इज राइट। द दिस शुड बी द लास्ट आंसर। पहले आपको अपने ग्रोथ के लिए सोचना है। सिर्फ अगर आप राइट। सैलरी सैलरी पे फोकस करोगे तो तो वो सामने आपको वाला नहीं। आपको नहीं लेगा। अच्छा, जैसे कोई ज्वाइन कर रहा है और वो हम्म। पूछना चाहता है वर्किंग आवर्स के लिए, क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, या वो काम करके देखे फिर जो भी रहे वो ठीक है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं बोलने ही वाली थी इस पे। फॉर फीमेल ये क्वेश्चन वर्किंग आवर्स का रहता है, और वो करती भी है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो हम्म। इसमें अगर कंपनी ये कहे कि नहीं हमारा तो वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, हमारा तो 9-10 बजता है या 11-12 बजते हैं, तो उनको साफ लिख एकदम क्लियरली कह दे कि 8:30 के बाद अगर मैं ऑफिस में रहती हूँ तो मुझे ऑफिस का कन्वेंस चाहिए घर वापस जाने के लिए। अच्छा, तो ये क्योंकि क्लियर होना सी चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि है ना, सब कंपनीज को पता है हाउ रिस्की इट इज फॉर द फीमेल टू गो बैक होम एट दिस लेट आवर्स। हम्म। तो फॉर फीमेल इट्स द क्वेश्चन कैन बी देयर, ये क्वेश्चन फीमेल्स करती है, वर्किंग आवर्स का क्वेश्चन जनरली फीमेल करती है, मेल बहुत रेयर करते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आवर्स। तो मेल वाला तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से वैलिड नहीं रहता है, पर फीमेल ये क्वेश्चन कर सकती है। और बिल्कुल उनको ये बताना चाहिए कि ये घर में रेस्ट्रिक्शन है, ये बात मत बोलिए। ये बात अगेन एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली आपके सभी फीमेल के घर में रेस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन आपको ये कहना है कि 8:30 के बाद आई फील अनसेफ टू गो बैक होम अलोन, सो आई नीड एन ऑफिस कन्वेंस टू लीव मी बैक होम, एंड दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई रीच होम सेफली। ताकि मुझे भी तो कल अगले दिन आना है ना ऑफिस अटेंड करने। अगर मैं सेफ घर नहीं पहुंचूंगी तो अगले दिन ऑफिस कैसे अटेंड करूंगी। जैसे काफी लोग है ना, हम्म। एक कंसर्न रहता है कि हॉलीडेज का स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो बस एक बार में आपको बोल देगी आप ज्वाइन कर लो, वो इतना हाँ डिटेल में हाँ आपको नहीं बताएगी, हाँ कोई हाँ एचआर भी नहीं रहेगा। तो ये हाँ हाँ। कैसे पूछना चाहिए यहाँ पे हॉलीडेज का क्या रहता है, या पूछे या नहीं पूछे, ये कंफ्यूजन रहता है। सी ये अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो ना, उसके हाँ। बाद जब आपका वो अपॉइंटमेंट लेटर बनता है ना, उस वक्त हम्म। आप पूछे तो बेटर रहेगा।
साइन करने से तुरंत पहले। तुरंत ना पूछे। तुरंत उस इंटरव्यू में ना पूछिए, बिल्कुल ना पूछिए। ये आप इंटरव्यू में पूछिए जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर कुछ बन रहा हो ना, उस समय ये सवाल आपको पूछना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप साइन करें नहीं करें। राइट। इंटरव्यू पे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। ओके। मेरा टेक्निकल स्किल सपोज इतना अच्छा नहीं है, हम्म। लेकिन मेरे को वो कंपनी ज्वाइन करनी है अपनी ग्रोथ के लिए, और मेरा हम्म। टेक्निकल स्किल उतना अच्छा प्रूव भी नहीं हुआ है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, एचआर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो कैसे कन्विंस करना चाहिए कि आप मेरे को यहाँ रख लो? सी कन्विंस कन्विंस आपके सिर्फ और सिर्फ आप प्रोफाइल पे ही हो सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप उनको ये प्रूव कर दो कि मुझे जो भी वर्क दिया गया है, चाहे मुझे नहीं भी आता हो, मैंने सीख के उसको बहुत अच्छे से किया है। इसके लिए आपको पुराना, जैसे बहुत लोग है ना, एजुकेशन वाइज बहुत अच्छे होते हैं, उनका जी। एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, तो उनको कंपनीज वैसे भी हायर कर लेती है कि ये इंसान अब मेहनत करके आगे बढ़ा, या किसी का स्पोर्ट्स में है कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रूव करना होगा। यू ऑलवेज हैव टू प्रूव इट कि आप उस जॉब के लायक हो। और टेक्निकली पूछा जाए तो अगर 10 सवाल होते हैं उसमें से 4-5 सवाल गलत हो तो इतना कुछ मैटर नहीं करता है, अगर आपका एचआर और आगे का राउंड अच्छा गया है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी बहुत मैटर करती है। चीजों को आप अगर कैसे आप ले रहे हो? टेक्निकली बिल्कुल, हाँ हाँ, टेक्निकली बिल्कुल भी फिट नहीं होना, तो फिर वो वैसे भी नहीं लेंगे आपको। Right. इसीलिए आपको जॉब प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग सोच रहे हैं क्वेश्चंस ले, क्वेरीज जो आपके हैं, जैसे मैंने पूछ ही लिया है काफी कुछ, तो एक जन पूछ रहा है, इफ वी आर बीन हायर्ड एट सीनियर लेवल एंड समवन हु इज एजेड पर्सन हु इज जूनियर टू अस पोजीशन वाइज working in a company for longer years in that company, then ask in such a way how to handle that aged person. हाँ। सबसे आई नो, आप उनकी फीलिंग समझो कि वो इतना लेवल पे आगे आए हैं, तो इतने सालों से उस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, एंड सडनली समवन न्यू फ्रॉम आउटसाइड कम्स और उनकी जगह लेने की कोशिश करता है। राइट। इसके लिए एक ही चीज है, रिस्पेक्ट। आप उनको सिर्फ रिस्पेक्ट से जीत सकते हो। आप उनको बार बार ये महसूस कराइए कि आप ही सब ज्यादा जानते हो, आप ही सब कुछ हो। ये बार बार उनको प्रूफ कीजिए। वो क्या है, वो अपने मन की फीलिंग है ना आपसे, रिबेल करेंगे, आपको चीजें नहीं बताएंगे। मोर एंड मोर यू गिव रिस्पेक्ट ना, उनकी चीजों को कुछ थोड़े दिन इग्नोर कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो इतने सालों का एक्सपीरियंस लेके आए हैं, वो कहीं ना कहीं तो पिघलेंगे। राइट। द ओनली थिंग यू कैन गिव इज रिस्पेक्ट। आप उनको जितना हो सके रिस्पेक्ट दीजिए। मैम, फीमेल का प्रॉब्लम होता है कि न्यूली मैरिड है, जॉब नहीं देते, आगे मटर्निटी लीव देना पड़ेगा, तो कंपनी को ऐसे कैसे हैंडल करे? क्योंकि जब न्यूली मैरिड होता है तो आगे जाके वो मटर्निटी लीव का इशू आ जाता है। ये देखिए, आजकल बड़ी कंपनीज तो ये इशू नहीं करते हैं, बड़ी कंपनीज इसका बिल्कुल इशू नहीं करती है, ये सब छोटे फर्म्स में होता है न्यूली मैरिड का। और देखा जाए तो ये दोनों तरफ से प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि कंपनी न्यूली मैरिड मैरिड को रख लेती है, फिर कुछ महीने बाद वो कंसीव हो जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो लीव लेते ही है। तो राइट। आपको उनको ये प्रूफ करना होगा कि मेरे को प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा लीव नहीं चाहिए, मुझे डिलीवरी के बाद लीव चाहिए, लास्ट एंड ऑफ प्रेगनेंसी और डिलीवरी के वक्त ही मुझे लीव चाहिए होगा, इतना ज्यादा मुझे लीव की जरूरत नहीं है। तो ओके। ये आपको कन्विंस करना होगा। दिस इज अ रियल प्रॉब्लम। फीमेल्स के साथ बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है आजकल के डेट में। कंपनी सुनती तो है कि आप लेट का इश्यू करती नहीं है, लेकिन पहले से ये प्रॉब्लम आ रही है, फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यू हैव टू प्रूव कि भाई हम बहुत ज्यादा लीव नहीं लेंगे। वन मोर थिंग, नेवर कमिट कि मैं 2-3 साल तक कोई बच्चा नहीं करने वाली हूँ। इस तरह की फालतू की बातें मत कीजिएगा कभी भी। इस तरह का कमिटमेंट मत दीजिएगा कि आई वो बोल दीजिए कि आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू कंसीव, या कब मैं ये सब प्लान करूंगी, अब तो मैंने प्लान भी नहीं किया, इतना बोल दीजिए। और बोल दीजिए कि जब भी होगा आई विल नॉट टेक मच लीव, मुझे इतनी लीव की जरूरत ही नहीं है, जब मैं डिलीवरी होगा उसके बाद ही मुझे लीव की जरूरत है, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है लीव की, अगर इन केस कंसीव होता है तो। कोई भी कंपनी में फ्रेशर इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं इंटरव्यू में मैम? फ्रेशर से ज्यादातर उनके एकेडमिक बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी आपने एकेडमिक के लिए किया है ना उसका बेस, वो जूनियर अकाउंटेंट टाइप्स क्वेश्चन रहता है। देखिए, बहुत जन बोलते हैं गोल्डन रूल्स पूछेंगे, पर मैंने तो ऐसा कभी फेस नहीं किया है, ना ही मैंने कभी गोल्डन रूल्स पूछा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 9-10 के बच्चों को भी आता है। तो वो सब तो नहीं है, बेसिक कि आपको एंट्री, जैसे मान लीजिए आपको इनवॉइस दे देंगे और बोलेंगे आप एंट्री करके बताओ,
वो कर सकते हैं। या फिर थोड़ा बहुत जीएसटी में, आपको पता है सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है। या बहुत थोड़ा और ट्रिकी जाना है तो आपसे रेट पूछ लेंगे कि सर्विसेज की रेट क्या, आपने कहा 18% है। तो बस वो डेटा एंट्री से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा बहुत इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे फ्रेशर से ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। As a junior accountant, I just got a job in college. Is it good for future? And I am pursuing MBA finance. जॉब इन कॉलेज और जॉब वाया कॉलेज, कॉलेज के थ्रू जॉब मिला है क्या आपको प्लेसमेंट में? ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपको कॉलेज के थ्रू कोई प्लेसमेंट का जॉब मिला है क्या? प्लेसमेंट में जॉब मिला है क्या अमन? और वो एमबीए भी परस्यू कर रहा है, ऐसा कुछ लिखा है। थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है आपका क्वेश्चन। ओके, मुझे जितना क्लियर हो रहा है मैं एक बार उसका जवाब दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट्स वेरी गुड कि आप कुछ करते। ओके, नो मैम, इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ओके। अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज। ओके, अज्यूमिंग उसको कॉलेज में या कहीं पे भी जॉब मिले, एमबीए अगर आप कर रहे हो, अगर आप एमबीए कर रहे हो तो अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो और उसके साथ भी जॉब कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आप ऑलरेडी अपने सीवी को बहुत अच्छा बना ले रहे हो, राइट। चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हो। और अकाउंटेंट का जॉब इज अ गुड जॉब, कोई खराब जॉब नहीं है। बहुत लोग बैठे बैठे ऐसे एमबीए कर रहे होते हैं, पर आप उसके साथ भी कुछ कर रहे हो, यू आर शोइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली एंड टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। तो इट्स वेरी गुड, आप आराम से उसको कर सकते हो। और अगर बाई चांस आपका बहुत अच्छा जॉब लगता है कभी बिकॉज ऑफ एमबीए, और आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रिवील करना है, तो आप मत रिवील करना ना। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा जॉब मिले जहाँ, बेटर यही रहेगा कि आप ये जॉब के साथ अगर एमबीए कर रहे हो तो यू आर शोइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर जॉब। तो इट्स वेरी गुड, आपको करना भी चाहिए। ओके, अकाउंटेंट क्या इंटरव्यू है, क्या क्या करना चाहिए मैम? अकाउंटेंट के इंटरव्यू के लिए क्या क्या करना चाहिए? अकाउंटेंट के इंटरव्यू के लिए फर्स्ट तो बेसिक अकाउंट एंट्री आना चाहिए। मतलब कि परचेज का, सेल का, और भी जो बेसिक अकाउंट एंट्री है वो सारा, ये मैं जूनियर अकाउंटेंट के बारे में बोल रही हूँ। जूनियर अकाउंटेंट को ये तो आना ही चाहिए, बेसिक अकाउंट एंट्री। और जितना ज्यादातर मैंने देखा है कि वो परचेज और सेल का इनवॉइस लाते हैं और वो बोलते हैं कि आप मुझे एंट्री करके दिखाओ, एक पेपर देंगे और आपको बोलेंगे उसमें क्या जीएसटी भी रहता है और परचेज का डिटेल रहता है या सेल का डिटेल रहता है, आपको वो एंट्री करके दिखाना है। इसके अलावा आपको जीएसटी के बारे में बेसिक सवाल पूछे जाएंगे कि जीएसटी जीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है। अगर हम कैलकाटा में माल खरीद रहे हैं और बॉम्बे में जाके बेच रहे हैं तो उसका कैसे हम लोग को क्रेडिट मिलेगा, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस जो है ना, वो आपको सीखना ही पड़ेगा एज एन अकाउंटेंट। आपको लगता है कि नहीं सिर्फ अकाउंट्स एंट्री आना चाहिए, तो ये गलत है, क्योंकि अकाउंट्स बेसिकली अगर देखा जाए ना, इट इज एवरीथिंग अबाउट अ कंपनी। हर चीज जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री होगी और हर तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी। फिर चाहे अकाउंट्स पेबल क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मैम व्हाट इफ वी हैड टू गैप इन एकेडमिक्स नॉट ड्यू टू फेल, फेल नहीं बल्कि ऐसे एकेडमिक में कोई गैप है, तो क्या आंसर दे? कैन यू स्पेसिफाई एकेडमिक में गैप? मतलब बेसिकली देखो, फाइनेंशियल कंडीशन बोलते हैं लोग, बाकी डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन क्या चीज का गैप है। मुझे एग्जैक्टली मतलब आपका आपका सीए करने में आपको टाइम लगा इंटर से फाइनल में, या किस चीज का गैप है, वो आई मुझे थिंक थोड़ा सा। ये रिलेटेड है क्या इनका? कि विनीता आप बता सकते हैं क्या गैप है आपके करियर में, एकेडमिक करियर में? 10th के बाद एक ईयर का गैप एंड आफ्टर 11 एक ईयर का, क्या रीजन था? रीजन कुछ स्पेसिफिक? रीजन वो आप है ना मुझसे पर्सनली या रूपा मैम से पर्सनली पूछ सकते हैं, रीजन अगर आपको यहाँ नहीं बताना है तो। बट देन वो आपका रीजन पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या देना है। How AI will impact on accounts, finance, audit and banking job? Please advise how we can align with AI career. अकाउंटेंट के लिए अभी एआई जो है वो क्वेश्चन में, इंटरव्यू में चांसेस कम है आने का, अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े फर्म में अप्लाई कर रहे हो। यस, एआई का इम्पैक्ट हर जगह है। आज चैट जीपीटी जो स्मॉलेस्ट थिंग है वो भी एआई ही है। तो वो हर चीज पे अपना इम्पैक्ट कर रहा है। और देखा जाए तो जीएसटी ऑडिट्स इतने हटा दिए गए बिकॉज ऑफ एआई, क्योंकि आज के डेट में सारा का सारा डेटा अवेलेबल है डिपार्टमेंट के पास। एआईएस है, अगर आपको पता हो, इनकम टैक्स में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट करके आता है, तो उससे काफी सारे जॉब्स कम हुए हैं। बट ऑन द सेम टाइम आप एआई आपको हेल्प भी कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो
एट जूनियर अकाउंटेंट लेवल एआई का तो कोई वैसा कोई सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि अकाउंट एंट्री तो अभी तक एआई वाला कोई सिस्टम आया नहीं कि अकाउंटिंग एंट्री डायरेक्ट हो जाए। हाँ, ऑडिट बहुत जगह कम हो गया है, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो डिपार्टमेंट को होते थे वो कम हो गए। धीरे धीरे कंपनीज में भी इसका इम्पैक्ट आएगा, और हो सकता है फ्यूचर लेवल पे अकाउंटेंट की जरूरत कम पड़े, अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा, मैं दो क्वेश्चन और ले रही हूँ मैम। अगर ओके, 2-3 ईयर का एक्सपीरियंस हो जूनियर अकाउंटेंट में, तो न्यू कंपनीज में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? 2-3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको वो एंट्री रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। हम्म। मतलब कि आपको डेटा एंट्री रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, अकाउंट फाइनलाइजेशन तक सवाल आ सकता है कि अकाउंट्स फाइनलाइज कैसे होते हैं, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होता है, ऑडिट के वक्त आप क्या क्या ऑडिटर आपको रिक्वायरमेंट होती है कि ऑडिटर आपसे क्या क्या मांगता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों में ना अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। हो सकता है वो छोटी छोटी चीजें जैसे परचेज सेल वगैरह सब कुछ तो है ही, लेकिन फाइनलाइजेशन भी अकाउंटेंट ही कराता है सीए के साथ। Corporates ask for Kaizen in earlier company. Kaizen means continuous improvement in earlier company. You want to say, Jitesh? Yes. कि प्रीवियस कंपनी में क्या इम्प्रूवमेंट आपने किया है, ये आप बोलना चाह रहे हैं क्या? तो प्रीवियस कंपनी में क्या इम्प्रूवमेंट आपने किया है, ये पूछते हैं हाँ, काफी सारे कॉर्पोरेट्स। हाँ पूछते, कॉर्पोरेट पूछते कि प्रीवियस कंपनी में, क्योंकि छोटे फर्म से काम करके आते हैं ना, तो आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता ही है उधर। तो वो आपको बताना होगा कि मैंने अकाउंटिंग सिस्टम में क्या चेंजेस लाए, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा वास्टली वो लोग चेंजेस नहीं बोलते हैं। ये है कि है ना, ट्रायल बैलेंस अप टू डेट रहता था, या फाइनलाइजेशन से काफी दिन पहले ही मेरा काम मतलब हमारी कंपनी का, इट्स कभी भी मेरा मत बोलना, इट इज नेवर मेरा, हमारी टीम, इट्स ऑलवेज हमारी टीम आर कंपनी। ये सब बातें जितना हम बोलेंगे ना, उतना हमारा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा सामने वाले पे, कि आपने अकाउंट्स में क्या वहां पे सुधार लाया। तो आप वो सोचो कि मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट या मंथली रिपोर्ट हमारी कंपनी करने लगी, और इस तरह की बातें जो है ना, जो आपको लगता है कि हाँ आप सुधार ला सकते थे, या आपको लाने का मन था, तो वो आप बता सकते हो। या कि एमएनसी ऑडिट ऑडिट के डेट के 1 महीने पहले हमारा ऑडिट का सारा डिटेल रेडी हो जाता था, इस तरह की बात है। एमएनसी कंपनी इंटरव्यू कैसे दे? एमएनसी कंपनी में भी वही बेसिक क्वेश्चन, उसमें क्या 3 राउंड होते हैं। पहला होता है एचआर राउंड। एचआर राउंड में अगर आप पास होते हो तो आप टेक्निकल में जाते हो, टेक्निकल में आप पास होते हो तो आप फाइनल मैनेजरियल या फिर अपना वो सैलरी वाला पार्ट जाते हो। तो एचआर राउंड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें वो बेसिक आपके बारे में जान लेती है कि आप पहले कहाँ थे। आपको लगेगा ये टेक्निकल क्यों पूछ रही है, लेकिन वो आपको उसका उसको आपका पर्सनालिटी जानना होता है, और कुछ नहीं होता है टेक्निकल से, उसको कोई मतलब नहीं होता है एचआर वाले को। फिर आता है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में वो अच्छे से आपका टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। वो मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि उसमें आपका जॉब प्रोफाइल बेसिस क्वेश्चंस आएगा, और प्लस आपने जो अपने सीवी में लिखा है उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछेंगे। आपका सीवी लेके बैठेंगे हाथ में, और आपने ऐसा लिखा है दैट यू हैव रिटन दैट यू हैव डन इन दिस वर्क, जैसे आपने लिख दिया कि वैट रिटर्न्स फाइल किया है, तो पूछ लेगा वैट रिटर्न्स की डेट क्या है, वैट रिटर्न्स में क्या क्या डिटेल्स जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सीवी एंड डिपेंडिंग ऑन द जॉब प्रोफाइल दे वांट। ओके, तो मैं लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। आई थिंक पियाली का था, उसने मुझे पहले लिखा था। मैम, ट्रेडिंग कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट की जॉब करेंगे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं, और सैलरी कैश से देने बोली है, डोंट पे टू बैंक। तो क्या बोलना चाहिए बॉस को कि वो कैश में सैलरी दे रहा है, बैंक में नहीं दे रहा है? तो अब क्या बोले बॉस को? स्मॉल फर्म में तो देखिए यू हैव टू डील विद इट, वो कैश में ही देते हैं, पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा। हाँ, एट द एंड ऑफ द ईयर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लोगे तो आपको कैश में भी हाँ, सैलरी हाँ मिल रहा है, आपको तो कैश में भी प्रॉब्लम नहीं। सैलरी मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपको एक ऑफर लेटर मिल जाता है, तो आपके पास आपके पास तो है ही सारा सबूत है कि आपने वहां काम किया था। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बिना नहीं काम करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, काफी अच्छा सेशन था। आई थिंक सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इतने सारे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में रह जाते हैं, आज आंसर मिल गया है, और सबका इंटरव्यू इजीली क्रैक होने वाला है।
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. आप कुछ बोलना चाहेंगे अमृता जी? थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग. बहुत जरूरी होता है ये. वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेट है कि आप शांति से किसी को सुन सको. आई होप आपकी थोड़ी बहुत मदद हुई होगी. एंड अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी सवाल है तो आप रूपा मैम से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. वो मुझे सारे क्वेश्चंस की लिस्ट भेज देंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगी. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. आप लोग जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा ग्रुप में. मैं 1 आवर के लिए ग्रुप को ओपन रखूंगी. आप प्लीज बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू अमृता जी. आपने काफी अच्छा से ये सेशन लिया है. काफी सारे क्वेश्चंस आंसर किए गए. थैंक यू. थैंक यू.